Hello, my dear students, and continue mass spectrometry, not mass spectroscopy. You know about that? पहले वाली क्लास में अपने देख लिया था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ना कहकर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहले वाली क्लास आप देखिएगा। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं कि बेसिक क्या है वो अपने थोड़ा सा पहले वाली क्लास में देख लिया था, और उस बेसिक को दोबारा थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और लेके चलते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर किस प्रकार से जो है हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फ्रैगमेंट के ऊपर बात करेंगे। कौन सा फ्रैगमेंट जो है टूटेगा, कौन सा बनता है, और कौन सा जो है उसके अंदर ज़्यादा एविडेंस देगा, या कौन सा फ्रैगमेंट जो है ज़्यादा बार हमें मिलेगा उसके आपके डिटेक्टर के द्वारा, तो वो कौन सा होगा, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रा क्या कैसे बनेगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में अपन चलेंगे आइसोटोप्स क्या है, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट जो है वो क्या है वो देखेंगे। फिर अपन एक एक करके सभी फंक्शनल ग्रुप को लेके चलेंगे। ठीक है, सभी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्या क्या फ्रैगमेंटेशन मोड हो सकते हैं, और मेन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन से जो है होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से जो है हम हर फंक्शनल ग्रुप की बात करने के बाद में फिर इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और वो क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ आ चुके हैं और किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा नेट के बारे में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर के कंप्लीट स्टडी तक एकदम क्लियर करके चलेंगे, ताकि आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कभी कोई समस्या नहीं आए। प्रैक्टिस मांगती है हर चीज़, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हो उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो यू विल टॉक मी अबाउट एट व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, चलिए तो दिस इज द, मान लीजिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे आयनाइजेशन लिया, इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्डमेंट किया, फ्रैगमेंट बने, फ्रैगमेंट बनने के बाद में और फ्रैगमेंट बने। जो पहली बार इलेक्ट्रॉन्स को जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर टारगेट किया जाता है या बम्बार्डमेंट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो कम रखी जाती है। ठीक है, कारण क्या है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए 121 है, जिसे अपन लेके चल रहे हैं। तो 121 में से आपने स्टार्टिंग में किया, बम्बार्ड किया, तो उसके ऊपर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पाई बॉन्ड्स भी होंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा उसके वेपर के साथ में, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। निकलते ही वहाँ क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव और रेडिकल मिलेगा, पॉजिटिव और रेडिकल मिलेगा। और ये जो स्टार्टिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसे कहते हैं क्या, मोलिकुलर आयन पी। क्या कहेंगे इसको, ये जो कहलाएगा हमारा वो है मोलिकुलर आयन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टारगेट मॉलिक्यूल था, ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इस टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं हम चल रहे हैं कि स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बनता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टारगेट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने के बाद में कहीं से भी निकल सकता है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो है इजिली लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकरा करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। निकलते ही क्या मिलता है, एक प्रकार का मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलता है। तो ये मॉलिक्यूलर आयन जो है वो हमारा कहलाएगा क्या, दिस इज आल्सो कॉल्ड पेरेंटल आयन। ये पेरेंटल आयन है हमारा। इस पेरेंटल आयन के ऊपर और स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं, उसको ऊपर टारगेट करते हैं। तो करने के बाद में और फ्रैगमेंट टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है, यहाँ पे टूट सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इजिली ब्रेक डाउन होते हैं वो होते हैं क्या, हेट्रो जो क्लीवेज है, वो हेट्रो क्लीवेज जो है वो फेवरेबल होती है। इसलिए यहाँ पे हम हेट्रो क्लीवेज में यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे। तो करने के बाद में क्या मिलता है, NH2 रेडिकल के रूप में निकलेगा, NH2 रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा। और यहाँ पे भी एक रेडिकल ये टूटेगा तो ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, तो यहाँ पे दो रेडिकल मिलते हैं। तो एक रेडिकल यहाँ पर रहेगा, एक रेडिकल पहले ऑक्सीजन से निकल चुका है, ऑक्सीजन के ऊपर से पहले ही
बम्बार्डमेंट करवाया था तो एक रेडिकल यहाँ से निकल चुका है, तो हमने इसको एक साथ टारगेट किया है। एक साथ बताने के लिए क्या करते हैं, पूरे मोलिकुल्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और बाहर की तरफ प्लस और रेडिकल लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका है किसके लिए, मोलिकुलर आयंस के लिए। ओके, फिर करने के बाद में फिर वापस से अपन इसको करते हैं। तो देखिए 121 में से NH2 चला गया, कितना मिला, 105 मिलता है। तो अब जो है इसका जो फ्रैगमेंट होने के बाद में इसका मोलिकुलर वेट कितना मिला, 105 इसका मिल रहा है। इस 105 को हम इस प्रकार से सकते हैं, एक रेडिकल मिलकर के क्या बना जाएगा, एक रेडिकल मिलकर के दोनों ने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बॉन्ड बनते ही क्या हो गया, रेडिकल बन गया, रह गया क्या, केवल पॉजिटिव रहता है। तो इस प्रकार 6S5 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव हमारा ये मिलता है। और इसके बाद वापस से इसके ऊपर 105 के ऊपर और इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो एक स्टेबल स्पीसीज, स्मॉल स्पीसीज बाहर निकलती है। वो स्टेबल स्मॉल स्पीसीज क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है, गैस की फॉर्म में स्टेबल है, स्पेस स्किप आउट हो जाती है। निकलते क्या, ये तो निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव और में मिला और यहाँ पॉजिटिव मिलता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके ये तो यहाँ से स्किप आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के रूप में तो स्किप आउट हो गए और हमें मिलता है क्या, 6S5 पॉजिटिव। तो 6S5 जो पॉजिटिव है वो 6S5 पॉजिटिव हमारा इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये जो मिलता है इसका मोलिकुलर वेट होता है 77। तो ये 77 जो है लास्ट फ्रैगमेंट हो गया इसका, और फ्रैगमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे अभी पढ़ने के लिए धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ज़्यादा एकदम से ब्रेक डाउन नहीं करके हम केवल फ्रैगमेंटेशन मोड के लिए बात कर रहे हैं। तो फ्रैगमेंटेशन मोड के अंदर हमें ये मिला 121 से 105 को वापस से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया, 77 तक आ गया है। तो CO का मोलिकुलर वेट क्या होता है आपको बताएगा, 16 और 12। ठीक है ना, तो 16 और 12 हम देख सकते हैं, तो 16 ऑक्सीजन का और कार्बन का 12, उस दैट इट इज 28। तो 28 को जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो 28 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, वापस से 105 हमें मिल जाएगा। तो 105 का है, तो इस प्रकार से हम जो भी निकलता है उसका भी मोलिकुलर वेट याद रखेंगे। और याद रखने के बाद में हम लास्ट का टारगेट, लास्ट का जो फ्रैगमेंट मिलता है उस फ्रैगमेंट का मोलिकुलर वेट क्या होगा ये निकालना आना चाहिए। यही इसके अंदर खास बात है कि इस प्रकार से फ्रैगमेंट चलते जा रहे हैं, तो फ्रैगमेंट से फ्रैगमेंट को तोड़ते जाइए, उसके मोलिकुलर वेट को पहले वाले से घटाते जाइए और लास्ट टारगेट मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। और मोलिकुलर वेट जो आएगा वही हमारा क्या होता है, इसके फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। अब चलते हैं इसके ग्राफ के ऊपर कि इस प्रकार का जो अगर टारगेट मोलिक्यूल है उस मोलिक्यूल से ये मिलता है, तो इसका ग्राफ हमारे मोलिकुलर स्पेक्ट्रोमेट्री में इसका स्पेक्ट्रा कैसा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। वो स्पेक्ट्रा को किस प्रकार से हम मेजर करके चलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा, तो 78। ठीक है, तो चलिए एबंडेंस हमें पता है कि जो स्पेक्ट्रा जो मिलता है इनको याद रख लीजिएगा। तो स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं अपन, स्पेक्ट्रा में जो है वो है किस किस के विषय में खींचते हैं कि एबंडेंस के बीच में और मोलिकुलर वेट के बीच में M/Z भी लिख सकते हो या ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ये है, तो मोलिकुलर वेट जो है वो 0 से लेकर के यहाँ तक चल रहा है 200 तक जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मिला एबंडेंस मिल रही है, पहले देखते हैं मोलिकुलर टारगेट मोलिक्यूल जो था वो 121 ही आएगा इसका। तो 121 पर मिलता है ये 121, ये मिला मोलिकुलर वेट ग्राफ के रूप में। तो ये 121 की जो पीक मिलती है, ये 121 की पीक कहलाती है मोलिकुलर आयन पीक। क्या कहलाएगी, मोलिकुलर आयन पीक। ये क्या है, मोलिकुलर आयन पीक है। ठीक है, ये जो 121 मिल रही है दिस इज द ओल्ड मोलिकुलर आयन पीक। इसके बाद में आपने क्या किया, इसको तो फ्रैगमेंट किया, एक और तोड़ा, 105 में मिल रही है। तो 105 की एविडेंस इससे भी ज्यादा है, पीछे की तरफ आएगा 105 की एविडेंस ज्यादा है। तो आपका 105 और इसके बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा कितना आ रहा है। फिर इसके बाद में वापस से जो है एक और मिल रहा है, कितना मिला है 77 के ऊपर। अब देखिए
121, 105 और ये 77, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही हमारे लिए डॉटर आयन पीक है, डॉटर आयन पीक है। इन डॉटर आयन पीक में से पूछा जाएगा आपसे कि बेस पीक कौन सी है। बेस पीक वो होती है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उस स्पेक्ट्रा के अंदर उसकी इंटेंसिटी यानी उसका मोलिकुलर वेट, उसकी एबंडेंस ज्यादा मिल रही है उस मोलिकुलर वेट की, वो हमेशा क्या कहलाती है, बेस पीक कहलाती है। तो ये 77 है, दिस कॉल्ड बेस पीक, बेस पीक कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, ये बेस पीक है। और 121 मोलिकुलर आयन पीक है और ये डॉटर आयन पीक है। इस प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है, ये स्पेक्ट्रा होता है, इसका हमने जो एग्जांपल लिया है बेंजामाइड, तो उसका जो है ये आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री का स्पेक्ट्रा मिल गया। ये स्पेक्ट्रा जो है हमारा कहलाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रा फॉर आपका बेंजामाइड का। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका हमें पता नहीं है कि कौन सा कंपाउंड है, टारगेट मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है पता नहीं है, we know about that is the start molecular formula of the target molecule। तो हम उस फ्रेगमेंट से हमें क्या मिल जाएगा, ये कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमें ये जो चीज है स्पेक्ट्रा जो मिलेगा इसका, उस स्पेक्ट्रा में ये गिवन होगा कि 121, 105, 107। तो हम ये देने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि जो मोलिकुलर आयन पीक है वही उसका जो टारगेट मोलिक्यूल है उसका मोलिकुलर वेट होता है। मोलिकुलर आयन पीक का जो मोलिकुलर वेट है वो ही मोलिकुलर वेट होता है टारगेट मॉलिक्यूल का। लेकिन ये तो मोलिकुलर वेट है किसी भी कंपाउंड का, तो ये गिवन है, तो इससे हम 121 पर पता चल सकते हैं कि 121 वाला क्या हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जैसे हम जो फ्रेगमेंट करते हैं, फ्रेगमेंट करने के बाद ये मिला, ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये मिल गया, ये पीक और मिली 77 पर, ये कंफर्म करती है कि ये क्या है, बेंजामाइड है। दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से, IR से, NMR से, UV से। ओके, तो इस प्रकार से कंफर्मेशन जो है वो उसको ऑथेंटिसिटी देता है कौन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्योंकि वो सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द मोलिकुलर वेट। दिस इज नॉट, ये जो है वो गलत नहीं हो सकता, ये ऑलवेज करेक्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द करेक्ट data for any any unknown compound. It gives the exact data for any unknown compounds या unknown object या unknown target molecules। ओके, इस प्रकार से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। अब फ्रैगमेंट मोलिकुलर आयन पीक का फ्रैगमेंटेशन मोड क्या होते हैं, मोड के बारे में देखें तो किस कौन कौन से छूटेगा। पहले देखिए जो भी लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। पहले जैसे लोन पेयर OH हो सकता है, आपके मैंने बताया था NH2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, ये सबके पास क्या है, लोन पेयर्स होते हैं। आपका ये इस प्रकार से ये है, ये सब क्या है, लोन पेयर रखते हैं। तो लोन पेयर में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है मोलिकुलर आयन पीक जनरेट करने के लिए। ओके, उसके बाद में टारगेट करता है, ये डबल बॉन्ड को टारगेट करता है, और फिर टारगेट करता है ये आपके सी बॉन्ड को, फिर टारगेट करता है आपके CH को, इस प्रकार से। तो उसमें भी जो है आपका, अगर कोई हेट्रोमोलिक्यूल है, अगर हेट्रोमोलिक्यूल इस प्रकार से है, तो वो हेट्रोमोलिक्यूल टारगेट जो है वो इससे पहले आपको मिलेगा, अगर दिया हुआ है तो, ठीक है ना। हेट्रोमोलिक्यूल टारगेट हमें ज़्यादा मिलता है, तो हेट्रोमोलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन हमें ज़्यादा पहले करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए मोलिकुलर फ्रेगमेंटेशन मोड के बारे में बात करेंगे। पहले अपन कीटोन के लिए लेके चलेंगे, फिर अल्फा बीटा, कीटोन अल्फा बीटा के लिए लेके चलेंगे, फिर इसके बाद में एमीन के लिए लेके, प्राइमरी टर्शियरी एमीन के लिए लेके चलेंगे, फिर इसके बाद में जो जितने भी एसिड्स हैं उनके लिए लेके चलेंगे, फ्रेगमेंटेशन मोड्स क्या होंगे, और एमाइड के लिए फ्रेगमेंटेशन मोड क्या होंगे, अल्कोहल के लिए फ्रेगमेंटेशन मोड क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होंगे, उन सब के लिए फ्रेगमेंटेशन मोड लेके चलेंगे, तो जाकर के हमें जो है ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसके मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, और इसका इंस्ट्रूमेंटल पार्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे क्या, आइसोटोप इफेक्ट।
क्योंकि मोलिकुलर वेट के ऊपर आइसोटोप का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट अलग अलग हो जाता है। तो उस मोलिकुलर वेट से हम पता लगा सकते हैं कि उसके कंपाउंड के पास ब्रोमीन है या ब्रोमो जुड़ा हुआ है या क्लोरो जुड़ा हुआ है। वी कैन आइडेंटिफाई बाय द यूज ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच।